कि भाजपा संविधान विरोधी है। जी। ये मुझे लगता है कि ये बात कांग्रेस तो कम से कम नहीं करे, जिन्होंने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, जिन्होंने इमरजेंसी लागू करके पूरे देश में काले कानून को जो है स्थापित करने का प्रयास किया। तो अगर वो संविधान बचाने की या संविधान की बात करें तो हमारे नेता सिर्फ सकारात्मक काम के साथ बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर, पार्टी को मजबूत करने को लेकर और केंद्र में जो जवाबदेही उनको दी गई है उसको निभाने का काम कर रहे हैं। पीछे कौन उनकी क्या बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी जो है आक्रोशित नजर आ रहे थे। आरक्षण वाले मामले को लेकर वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब हम सत्ता में थे तो हम 65% आरक्षण लागू करने का काम किए थे, लेकिन सत्ता से जैसे हम लोग हटे ये लोग आरक्षण खत्म करने का काम किए। इसको लेकर जब एलजेपी सांसद राजेश वर्मा से सवाल किया गया, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राजेश वर्मा, पहले आप सुनिए। आज संविधान दिवस है और ऐसे में कांग्रेस का बयान आया है कि भाजपा जो है कांग्रेस संविधान विरोधी है, कैसे देखते हैं? किसका बयान आया है? कांग्रेस नेता का, कि भाजपा संविधान विरोधी है। जी। ये मुझे लगता है कि ये बात कांग्रेस तो कम से कम नहीं करे, जिन्होंने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, जिन्होंने इमरजेंसी लागू करके पूरे देश में काले कानून को जो है स्थापित करने का प्रयास किया। तो अगर वो संविधान बचाने की या संविधान की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बातें और उनकी विचारधारा दोनों दो धारा है, इससे कहीं कोई मेल नहीं खाता। तेजस्वी यादव का बयान आया है आरक्षण को लेकर, कहते हुए नजर आ रहे हैं जब हम सरकार में थे तो 65% आरक्षण लागू किए, सरकार से दूर हुए तो आप लोगों ने आरक्षण खत्म करने का काम किया। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हमेशा सरकार की खामियां और कमियां निकालेंगे और निकालना भी चाहिए, क्योंकि वो जो कमियां बताएंगे, जैसे उनका एक मुद्दा और भी था जो स्मार्ट मीटर को लेकर, तो मैं भी इस बात से उनके स्मार्ट मीटर वाले मुद्दे पर बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ कि सरकार को उस ओर सकारात्मक पहल करना चाहिए, क्योंकि जो गांव में जो इलाकों में ग्रामीण इलाकों में जो पंचायत और प्रखंड स्तर पर यदि आप देखेंगे तो लोग सच में उससे परेशान हैं, तो उस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। बाकी आरक्षण के विषय पर मैंने पूरी उनका बयान नहीं सुना, तो इस पर मुझे लगता है कि बहुत जवाब दे पाना उचित नहीं है। आनंद मोहन का बड़ा आरोप है चिराग पासवान को लेकर, कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इस विषय पर उनका क्या आरोप है और किस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये किसी भी नेता के कद को उसी से माना जाता है कि जब उसके ऊपर आरोप की बौछार हो जाए। तो हमारे नेता सिर्फ सकारात्मक काम के साथ बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर, पार्टी को मजबूत करने को लेकर और केंद्र में जो जवाबदेही उनको दी गई है उसको निभाने का काम कर रहे हैं। पीछे कौन उनकी क्या बोलता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं कुछ दिन पहले राजद के कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम था बदलो बिहार के नाम से, जहां पे मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। क्या कुछ बदलना चाहते हैं वो बिहार में? अब ये तो बेहतर वही बता पाएंगे कि वो बिहार में क्या बदलना चाहते हैं, उस पर मैं क्या बता पाऊँगा कि बिहार में वो क्या बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आज की राजनीति 90 वाली राजनीति नहीं है। आज की राजनीति शिक्षित युवाओं का बिहार है, विकसित हुआ बिहार है। अब इस बिहार को और गति देने की बात यदि उनके पास कुछ है तो ज़रूर रखनी चाहिए। जो पुरानी घिसी पिटी बातें मुझे लगता है उससे ऊपर उठकर अब आधुनिकरण के साथ विकसित बिहार की कल्पना हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस ओर झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद तेजस्वी का बयान आया है कि 25 में विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। ये तो ठीक है ना, बिहार में तो उपचुनाव की 4 की 4 सीटें महागठबंधन हार गई और मुझे लगता है कि ये सही समय है उनको आत्ममंथन करने का और कहाँ कमियां हैं उस पर काम करने का। अगर हम लोग 4 सीट जीते हैं तो हम लोग की भी ज़रूरत है कि इसको बरकरार रखते हुए आगामी विधानसभा में और मजबूती के साथ किस तरीके से चुनाव लड़कर महागठबंधन को पूरी तरीके से, जिस तरीके से 2010 के चुनाव में उनको 206 सीटें लगभग एनडीए को थी, इस बार 220 पार करने का जो नारा है उसको कैसे लेकर हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़े, हम लोग की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सर महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष कह रही है कि ये जो है उनकी अंतिम यात्रा होगी। नहीं, अब इस पर मुझे लगता है कि उनके हर सवाल पर कोई जवाब देना मुझे उचित नहीं लगता है। अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं। हालांकि झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बन पाई, फिर भी एलजेपी ने एक की एक सीट ले ली।
100% का स्ट्राइक रेट है, तो क्या बिहार विधानसभा में इस बार एलजेपीआर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ नहीं, हम सकती लोग है? की प्राथमिकता ये ज़रूर रहेगी कि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में भी हम लोग आएँ, और कितनी सीटें होंगी ये एनडीए घटक दल के जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो जो बैठ कर तय करेंगे वो सर्वमान्य होगा। चलिए, धन्यवाद सर। तो आपने राजेश वर्मा को सुना, साफ तौर पे इस पे बोलते हुए बच रहे थे, कह रहे थे कि इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी हम लोग को नहीं मिली है, इसके बारे में रिसर्च करने के बाद हम लोग बोलेंगे। लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए राजेश वर्मा दिख रहे थे। वो कह रहे थे कि जो भी उसमें कमियां हैं उस कमियां को जो है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दूर कर लिया जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर से कहीं ना कहीं गरीब दबके का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं इस पर जो है नाराजगी जता रहे हैं। उनसे सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, विपक्ष कह रही है कि उनकी अंतिम यात्रा होगी। इस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है विपक्ष के हर सवाल को जवाब देना। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि झारखंड विधानसभा 2024 जीते हैं और 25 में बिहार विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। इस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो झारखंड का उदाहरण देंगे, किंतु बिहार में जो 4 सीटों पे उनको हार मिली है उसके बारे में वो जिक्र नहीं करेंगे। कैसी लगी रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।